हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MAIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 31 के अंतर्गत LT ग्रेड शिक्षक भर्ती शारीरिक शिक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कई विधाओं में ये पूछे गए हैं। और इसका अध्ययन कराने का मतलब यह है कि स्वयं जांचें और परखें कि आपका लेवल क्या है। और मेरा एक टैगलाइन है, पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए, बाकी कहीं किसी तरह का कोई समय व्यर्थ मत करिए। तो सबसे पहला प्रश्न है कि डेंड्राइट्स न्यूरॉन में करता है, यानी जो डेंड्राइट्स न्यूरॉन है वो हमारे शरीर में क्या करता है। तो ऑप्शन ए सही है, उत्तेजना प्राप्त करता है। ये जो है यही है। हालांकि ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकाल करके बनाया गया है, वो इंटरनल एक सोच है। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में होता है। इसी में जो है डेंड्राइट्स न्यूरॉन का काम क्या है, शरीर में उत्तेजना प्राप्त करता है, उत्तेजना प्राप्त करता है। ये स्पोर्ट के दृष्टिकोण से आवश्यक था। आप देख सकते हैं, शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए कौन सा पोषक तत्व प्रमुख है। इसमें सारे पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें प्रमुख बात कर रहा है कि प्रमुख पोषक तत्व कौन सा, मतलब महत्वपूर्ण है। तो प्रमुख की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो पोषक तत्व है ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। और इसमें हम देखेंगे, हालांकि तो सब है, लेकिन जब इस तरह के ऑप्शन आएंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपका राइट आंसर होगा। और प्रोटीन 1 ग्राम में 4 कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में 4 कैलोरी और वसा 1 ग्राम में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दिख तो रहा है कि वसा में सबसे ज्यादा, लेकिन हमें तुरंत किस में ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट। आइए इसका कुछ हम विस्तार करके यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा, ये ग्लूकोज में टूटकर ATP ऊर्जा की मुद्रा बनाते हैं, जो कोशिकाओं को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तुरंत, जैसे आप देखते होंगे किसी गेस्ट के घर आप जाते हैं तो पुराना कंसेप्ट था कि एक गिलास पानी मीठा के साथ देने का आशय क्या था कि आदमी थक कर के आया है, अब तो गाड़ी मोटर से जा रहा है, पहले तो पैदल ही जाता था, साइकिल से जाता था, कि तत्काल इनको एनर्जी ऊर्जा दिया जाए। तो आप जान सकते हैं गुड़ या चीनी जो भी उस समय सुविधाएं होती थी दी जाती थी, तत्काल उनको एनर्जी ऊर्जा प्राप्त हो जाती। जैसे गुड़ खा करके 2 गिलास पानी पीते थे, उनको एनर्जी आ जाती थी, वो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा, इस कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, मस्तिष्क और लाल रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर करती है। यानी जो RBC है और जो हमारा मस्तिष्क का ब्रेन है वो पूरी तरह से ग्लूकोज पर निर्भर करती है। अन्य विकल्पों की भूमिका की बात करें, यहाँ पे प्रोटीन जो है ऊर्जा देता है, लेकिन मुख्य रूप से ऊतक निर्माण, यानी हम कह सकते हैं जो टिश्यू मरम्मत होता है, टिश्यू रिपेयर का काम करने का काम प्रोटीन करता है। तो मरम्मत के लिए वसा फैट सबसे अधिक ऊर्जा 9 कैलोरी, लेकिन लंबे समय तक भंडारण के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए नहीं, यानी काफी समय तक स्टोर करता है, ये तत्काल एनर्जी आपको उपलब्ध नहीं कराता। जो रेशा जो है ऊर्जा नहीं देता, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन में ये हमारा सहयोग करता है। आइए हम प्रतियोगिता के पूर्व भय का आशंका कहलाता है, यानी कंपटीशन से पहले हमें किस चीज का भय होता है, तो वो होता है, इसमें चिंता होता है, हताशा घबराहट नहीं, इसमें सही उत्तर जो है वो चिंता होता है प्रतियोगिता से पूर्व। नेक्स्ट हम आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट यह 31 31 चल रहा है और 30 तक कंप्लीट PDF बुक हमारे पास उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो 9450850327 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हाई लिखेंगे, बारकोड में भेजूंगा। उसके बाद 75 रुपया नहीं है, अभी इसका दाम हमने कर दिया 80 रुपया, काफी मोटा हो गया है। तो 80 रुपया में आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, तो दोनों में मिला करके ये 400 से ऊपर का पेज है, तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे संपर्क करके। नेक्स्ट चलते हैं, खेलों में अधिक से अधिक लोगों द्वारा वैश्विक परिवेश में
काफी धन खर्च किया जा रहा है, व्यापार में यह कहलाता है। यानी खेल में विश्व स्तर पे काफी पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो ये व्यापार में इसको क्या कह सकते हैं? तो यहां कह सकते हैं व्यवसायीकरण। ऑप्शन ए सही है, व्यवसायीकरण। आप देख सकते हैं आईपीएल भी एक तरह का व्यवसायीकरण, बड़े बड़े उद्योगपति प्लेयरों को खरीदते हैं और मैच खिलवाते हैं। जब किसी गतिविधि या क्षेत्र जैसे खेल, शिक्षा, संस्कृति आदि में लाभ कमाने के उद्देश्य से धन का निवेश किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्यवसायीकरण कहते हैं। तो ये चीजें आप जानिए। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, फुटबॉल खेलो एवं गीता को बेहतर समझो, यह किसने कहा था? यानी फुटबॉल खेलो और गीता को बेहतर समझो, किस विद्वान का कथन है? तो डायग्राम से आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। यानी तुम गीता को पढ़ने से पहले फुटबॉल खेलो, तभी तुम गीता को बेहतर समझ पाओगे। इस लैंग्वेज में लिखा, लेकिन ऐसे एग्जाम छत्तीसगढ़ के एग्जाम से हमने इसको उठाया है। नेक्स्ट, प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना में कमी का निम्न लक्षण है। निम्न लक्षण है तो ऊर्जा की कमी। सही उत्तर है आपका ऊर्जा की कमी। यानी कह सकते हैं प्रतियोगिता के दौरान उत्तेजना का स्तर यदि बहुत कम हो जाए तो खिलाड़ी में शारीरिक मानसिक निष्क्रियता दिखाई देने लगती है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, वॉलीबॉल की खोज किसने और कब की थी? हालांकि सब लोग आप जानते हैं कि विलियम जी मॉर्गन 1895 में और जे नाइस्मिथ 1891 में बास्केटबॉल। नेक्स्ट वीडियो ऑपरेशन बास्केटबॉल मेरा आ रहा है, 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा, तो उसमें देखिएगा। सही ऑप्शन आपका ए है। यानी वॉलीबॉल की खोज जी मॉर्गन 1895 में की थी। यह मूल रूप से इसको मेंटोनेट के नाम से जाना जाता है। सब बच्चे जानते हैं मेंटोनेट का मतलब वॉलीबॉल, मेंटोनेट के नाम से जाना जाता था। अब उसे वॉलीबॉल के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 की विषय वस्तु क्या है? तो क्लाइमेट एक्शन। हालांकि इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें भी इस क्वेश्चन का हमने जिक्र कर दिया है और यहाँ पे आ गया है। तो ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे कुछ हमने दे दिया 19 का, तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु योग की भूमिका। 2020 में योगा एट होम, योगा विथ फैमिली, कोविड महामारी के दौरान घर पर योग करने का संदेश। 21 में योगा फॉर जो वेलनेस यानी महामारी के बाद स्वास्थ्य मानसिक संतुलन पर केंद्रित। 2022 में मानवता की सेवा और योग्यता यानी हम कहें योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी 2022 तक का यहाँ पे है। और यहाँ पे 23 में योगा फॉर जो विश्व वसुंधरम कुटुंब यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसका लोगो था। और G20 का थीम भी यही था, यानी वैश्विक एकता का संदेश। 24 में योगा फॉर सेल एंड सोसाइटी, स्वस्थ एवं और समाज दोनों के कल्याण हेतु योग का महत्व इस पे बताया गया। 2025 में अपेक्षित है। योगा फॉर ग्लोबल ह्यूमैनिटी अभी आधिकारिक घोषणा शेष है, लेकिन हो चुका है। विश्व शांति और एकता पर केंद्रित होने की संभावना। तो इस तरह से हमने इसके पहले भी दिया था, इसलिए इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने बताया। ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीकी है, ये प्रश्न है। ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीकी है तो ऑप्शन ए है शरीर को शिथिल करने की। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उसका आपको सॉल्व लेकर के आया हूं। शरीर को शिथिल करने की यानी ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीकी है तो शरीर को शिथिल करने की। यहाँ पे देखिए एक मानसिक एवं शारीरिक शिथिलीकरण तकनीकी है जिससे व्यक्ति स्वयं को मानसिक रूप से निर्देश देता है, जैसे मेरा शरीर शांत है, मेरे हाथ गर्म है, जिससे तनाव चिंता और थकान कम होती है। इसी को ऑटोजेनिक प्रशिक्षण तकनीकी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत निम्न में से भी जाना जाता है। तो यह संयोजनवाद सिद्धांत यानी प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत निम्न में से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही है, संयोजनवाद सिद्धांत।
प्रयत्न और भूल सिद्धांत के संयोजनवाद सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। यह सिद्धांत एडवर्ड थार्नडाइक, जैसे आपने बिल्ली पे थार्नडाइक का विचार है, प्रतिपादित किया गया था, जो दर्शाता है कि सीखना उत्तेजना प्रक्रिया के बीच संबंध बनाना होता है। तो ये जो है थार्नडाइक का एक विचार है। संवेग मानव दैहिक प्रतिक्रियाएं हैं। यह कथन निम्न में से है। यह किसका है? तो यह मैकडूगल का है। मैकडॉगल लिख दिया गया, मैकडूगल का है यह। और संवेग मनोदैहिक प्रतिक्रियाएं जेम्स लैंग सिद्धांत का भी है। देखिएगा, जो पेपर दिया था उसमें जेम्स लैंग का ऑप्शन नहीं दिया था। रियल में संवेग मनोदैहिक प्रतिक्रियाएं जो है जेम्स लैंग सिद्धांत का है, लेकिन जो बोर्ड है मैकडूगल को सही माना था इस जो ऑप्शन के हिसाब से। तो आप थोड़ा सा उस समय अगर आता है इस तरह का प्रश्न तो अपने विवेकशीलता का परिचय दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। खेल समाजशास्त्र अध्ययन करता है, यानी खेल जो है समाजशास्त्र का अध्ययन करता। संस्कृति मूल्य खेल को कैसे प्रभावित करती, खेल में भागीदारी संस्कृति मूल्य में क्या बदलाव लाते हैं, ये भी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाज शास्त्र का अध्ययन करता है, खेल में भागीदारी संस्कृति मूल्यों में क्या बदलाव लाते हैं, संस्कृति मूल्य खेल को कैसे प्रभावित करता है, लाते हैं, ये भी, यानी ऑप्शन सी आपका सही है, ये दोनों। नेक्स्ट चलते हैं। आधिकारिक रूप से निम्न में से किस वर्ष में ओलंपिक झंडा का उपयोग प्रथम बार किया गया था? तो प्रथम बार जो बात करते हैं 1920 में आधिकारिक तौर पे, लेकिन वह बात करें तो 2013 में ही बैरे डी पियर डी कुबर्टिन ने इस झंडे को बनाया था, जो आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कहे जाते हैं। देखिए, बैरन पियरे डी कुबर्टिन के विचार पर आधारित एक इस झंडे को 1913 में बनाया गया था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसका पहला प्रदर्शन एडवर्ड 1920 में हुआ, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। आधिकारिक तौर पे ये फहराया गया 1920 में। व्यक्तित्व के 16 आयामों का प्रतिपादन तथा इसे मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने विकसित की थी? तो है रेमंड कैटल। रेमंड कैटल ने यह व्यक्तित्व के 16 आयामों को दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। अभिप्रेरणा का निम्न कारण है, तो कौशल की कमी, योग्यता की कमी, कार्य की रुचि, वाहन होना। ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जिम्नास्टिक के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? आप सब लोग जानते हैं, ये फ्रेडरिक लुडविग जान को कहा जाता है। यानी फ्रेडरिक लुडविग जान 1778 से 1825 जर्मनी के एक शारीरिक शिक्षक थे। उन्होंने जिम्नास्टिक व्यायाम को एक व्यवस्थित और शैक्षणिक रूप दिया। उन्होंने जिम्नास्टिक को खेल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना और कई व्यायाम उपकरण का भी आपने निर्माण किया। तो फ्रेडरिक लुडविग जान जो है जिम्नास्टिक के पिता कहे जाते हैं। खेल प्रदर्शन में खिलाड़ी को निराशा का कारण निम्न होता है, तो ऑप्शन है आकांक्षा एवं क्षमता में सामंजस्य न होना। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो खेल मनोवैज्ञानिक कारक खेल प्रभाव कैसे करता है? हम कह सकते ये सभी, उपयुक्त डी, यानी सभी का ये अध्ययन करता है। नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक में सर्वप्रथम निम्न में से किस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक समय यंत्र का उपयोग किया गया था? स्टॉप वॉच जिसको हम कह सकते हैं, स्टॉप वॉच का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1912 में किया गया था। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी कोई बात नहीं है। 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक स्वीडन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग यंत्र का प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन सेकेंड के 100वें हिस्से तक सटीक मापता था। स्टॉप वॉच 1912 में पहली बार प्रयोग किया गया था ओलंपिक खेल में। नेक्स्ट, ऐसा समय सीखने के दौरान ब्रैकेट्स में जब सीखने में धीमापन आता एवं प्रदर्शन में ठहराव दिखता है तो क्या कहलाता है?
तो यह कहलाता है पठार। पठार यह कहलाता है पठार। मान लीजिए हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में क्या है, तेजी से बढ़ता है, बीच में क्या हो जाता है, एक ठहराव हो जाता है, अब बाद में फिर क्या होता है, ये सुधार होता है। तो ये जो होता हिस्सा होता है इसी को हम कहते हैं पठार। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका पठार सही उत्तर है। जब भूतकाल का अनुभव नए कौशल सीखने में मददगार होता है तो इसे क्या कहते हैं, भूतकाल। तो ऑप्शन ये सही है, प्रशिक्षण संबंधी धनात्मक स्थानांतरण। ये प्रशिक्षण संबंधी धनात्मक स्थानांतरण। भूतकाल का अनुभव नए कौशल, यानी पीछे से अनुभव के साथ नए कौशल सीखने में मददगार होता है तो प्रशिक्षण संबंधित धनात्मक स्थानांतरण, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। संवेग दक्षता निम्न में से है तो उपयुक्त सभी है, यानी भावनात्मक परिस्थितियों के प्रबंध की क्षमता, दूसरों के परिप्रेक्ष्य एवं आशय समझने की क्षमता और भावनाओं को समझना है उनका नियमन, यानी उपयुक्त सभी सही उत्तर आपका है। बहुत कम प्रश्न का संग्रह है। खेलों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन खेल मनोविज्ञान है, यह कथन निम्न में से किसका है। यह कथन, तो ये ऑप्शन आपका ए है, सिंगर का है। यह सिंगर का सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से क्या आंतरिक प्रेरणा का स्रोत है, इंटरनल जो प्रेरणा का स्रोत है, तो विधा में भाग लेने से प्राप्त आनंद, यानी किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपको मतलब आनंद आ रहा है, उसी को हम कहते हैं आंतरिक प्रेरणा का स्रोत। जो ट्रॉफी, पदक, आर्थिक लाभ, ये सब क्या है, ये चीजें नहीं है, ये सभी बाह्य प्रेरणा है। ये सब क्या है, मतलब बाह्य प्रेरणा है। और इंटरनल की बात करते हैं तो विधा में भाग लेने से जो आनंद प्राप्त होता है। प्राचीन ओलंपिक के पैनक्रेसन विद्या में निम्न में शामिल होता था, यानी पैनक्रेस ने तो बॉक्सिंग और कुश्ती। ऑप्शन ए सही है, बॉक्सिंग और कुश्ती। इसका हमने वीडियो दिया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का विकास किस सन में किया गया था, तो यह ऑप्शन डी सही है। यह लूसियन ब्रूहा 1943 में। और हार्वर्ड स्टेप टेस्ट पुरुषों के लिए 50 सेंटीमीटर का, ये जो सीढ़ी होता है ये 50 सेंटीमीटर का होता है, ये जिसपे मतलब देख सकते हैं ये जंप कर रहे हैं। और महिलाओं के लिए 40 सेंटीमीटर बेंच होता है और 120 बीपीएस की जो मेट्रोनोम गति पर 5 मिनट तक मापा जाता है, यानी 5 मिनट तक ये जो हार्वर्ड स्टेप मापा जाता है। लूसियन ब्रूहा 1943 में इसको लाए थे। हृदय की मांसपेशी के रूप में जाना जाता है, ये देखिए अक्सर पूछता है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम तीनों हृदय से ही रिलेटेड है, लेकिन जो पेरिकार्डियम जो है ना वो बाहर की परत है, मायोकार्डियम जो बीच का है और एंडोकार्डियम अंदर का है। क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो मायोकार्डियम है ये मांसपेशी के रूप में जाना जाता है, बाकी को मांसपेशी को रूप में नहीं जाना जाता, इसी को केवल मसल्स के नाम से जब रूप में जाना जाता है, बाकी को नहीं। तो ये जो है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो ये तीनों है, लेकिन बी ऑप्शन सही है। हृदय की जो दीवार हो 3 परतों से बनी होती है। आइए हम इसका देखते हैं डायग्राम। देखिए एंडोकार्डियम यह भीतरी परत होती है, यह हृदय के कक्षों और वाल्वों को ढकती है। मायोकार्डियम यह मध्य परत और हृदय की मांसपेशी के रूप में जानी जाती है, यह हृदय की संकुचन क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। इनमें कार्डियक मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं मायोकार्डियम। पेरिकार्डियम यह बाहरी आवरण है जो हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। तो तीनों का हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिफिनेशन दे दिया। अब यहाँ पे तीनों का एक फिगर, ये हार्ट है और यह उसका अनुप्रस्थ काट है। यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडोकार्डियम बाहर का हिस्सा, ये जो मोटा आप देख रहे हैं ये है आपका मायोकार्डियम, और ये क्या है आपको एपिकार्डियम अंदर का। तो ये तीनों इस तरह से यहां भी बनाया गया, इस यहाँ पे भी बनाया गया, वो समझने के लिए तीनों का हिस्सा। आइए बात करते हैं स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे। कौन थे योग गुरु कुवलयानंद के,
तो परमहंस माधव दास, परमहंस माधव दास स्वामी कुलियानंद का जन्म जगन्नाथ गणेश गुणे, यानी इनका जन्म का नाम जो था वो जगन्नाथ गणेश गुणे के रूप में जाना जाता था। योग गुरु परमहंस माधव दास जी महाराज थे, यानी इनके योग गुरु जो थे यह माधव दास थे, यानी परमहंस माधव दास थे। नेक्स्ट चलते हैं। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? योग की जो कक्षाएं होती हैं सबसे पहले इसमें क्या होता है? तो ऑप्शन सही है प्रार्थना। स्वाभाविक है विद्यालय में भी जो शिक्षा का शुरुआत प्रार्थना के साथ होता है। उसके बाद देखिएगा अगर क्रम दे दिया तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, या 4 नंबर पे, यानी उसके बाद सूर्य नमस्कार, उस संबंधी उसमें व्यायाम कराया था, फिर उसके बाद योग। ऐसा क्रम तो सही है लेकिन सबसे पहले की बात आती है तो प्रार्थना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शरीर की चपलता का आकलन करने के लिए परीक्षण है सिवाय तो यह न्यून मोटर चपलता परीक्षण। न्यून, ऑप्शन बी सही है, न्यून मोटर चपलता परीक्षण। इस तरह के ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो मतलब अगर थोड़ी सी गंभीरता न दी जाए तो समझ जाइए कि हम फंस जाएंगे। और एलटी ग्रेड एग्जाम जो है वो माइनस मार्किंग है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, समझदारी ज्यादा हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 11 से 14 वर्ष आयु के लड़कों के लिए ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण को संशोधित किया? तो है कॉमिस्की, ऑप्शन डी सही है, कॉमिस्की ने 11 से 14 वर्ष आयु के लड़कों के लिए जो ब्रैडी वॉलीबॉल परीक्षण था उसमें संशोधन कौन किया था? तो कॉमिस्की, इसने संशोधन किया था। नेक्स्ट, AAHPIR यूथ फिटनेस टेस्ट किस वर्ष सॉफ्ट थ्रो टेस्ट आइटम को हटा दिया? ये सॉफ्ट थ्रो टेस्ट था जो आइटम से इसको हटा दिया, कब हटा दिया गया था? तो डी है ऑप्शन 1976 में। यह परिवर्तन 1976 में परीक्षण के तीसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण के दौरान किया गया था, क्योंकि सॉफ्ट बॉल थ्रो को फिटनेस के बजाय कौशल माना जाता था, इसलिए इसको हटा दिया गया 1976 में। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं जिसका हम लेकर के आए हैं। निम्नलिखित में से किसने 11 से 14 वर्ष, तो डबल हो गया है। नहीं चलते। नोडल लय की उत्पत्ति होती है, देखिए इस तरह के प्रश्न पूछा। नोडल लय हृदय से रिलेटेड है, हार्ट से, तो एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये ऑप्शन सही है, एंट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, नोडल लय की उत्पत्ति यहीं से होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं, इसका कुछ डिटेल लाए हैं तो समझाते हैं। नोडल लय क्या होता है? यह हृदय की एक ताल है जो तब उत्पन्न होता है जब हृदय का प्राथमिक पेसमेकर साइनोएंट्रियल नोड ठीक से काम नहीं करता। और एंड्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है? एवी नोड्स, जब सा नोड मतलब ये विफल हो जाता है तब एवी नोड यानी एवेंट्रियल नोड हृदय के लिए एक बैकअप पेसमेकर के रूप में कार्य करता है, और यह जिस लय का उत्पादन करता है उसे नोडल लय कहा जाता है, बैकअप के रूप में, उसी को नोडल लय कहा जाता है। यह हार्ट से रिलेटेड है। तो जे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो ये है आपका ध्यानचंद। इस समय जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा रहा है वो उसको भी मेजर ध्यानचंद है। इसमें 25 लाख रुपया और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह ध्यानचंद पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला खेल क्षेत्र में सर्वोच्च लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, और सर्वोच्च पुरस्कार अलग है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने खेल जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो, सेवानिवृत्ति के बाद खेलों के विकास में योगदान दिया हो। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, और प्रदाता भारत सरकार का युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो
2 दिन बाद आपको ऑपरेशन बास्केटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह प्री और मेंस के दृष्टिकोण से आपको मिलेगा। आज के लिए धन्यवाद।